मेरी शादी वाले दिन मेरा 15 साल का देवर आरव बहुत खुश था। मैंने हमेशा उसे अपना छोटा भाई समझा था और वो भी मुझे भाभी माँ कहकर पुकारता था। मेरे पति की मृत्यु के कुछ दिन बाद मुझे अकेले सोने में डर लगने लगा था, इसलिए मैं अपने देवर आरव को अपने साथ बिस्तर पे सुलाने लगी। सर्दियों की रातें थीं और एक ही रजाई में अपने देवर के साथ लेटना मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। मेरे पति की मृत्यु के बाद मैंने बहुत मुश्किल से दिन काटे थे, लेकिन मैं कब तक इस तरह जीती रहती। उस रात मैंने सोचा कि एक बार अपने देवर को आजमा के देखूं। आधी रात को मैंने उसे हिलाकर जगाया। वो गहरी नींद में था, लेकिन जैसे ही मैंने उसके बदन को छुआ, मेरी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। मेरे पति की मृत्यु को अभी केवल 3 दिन ही हुए थे। मेरे घर में सास ससुर और ननद कोई नहीं थे। मेरे पति का इस दुनिया में अपने छोटे भाई आरव के अलावा और कोई नहीं था। आरव की उम्र 15 साल थी। वो मुझसे बहुत छोटा था। मैंने उसे कभी छोटे भाई से ज्यादा कुछ नहीं समझा। जब मेरी शादी हुई थी तब वो शादी में सबसे ज्यादा नाच रहा था। कहता था कि उसे नई माँ मिल गई है। लेकिन मेरी माँ मुझे हमेशा चेताती थी, बेटी तुम्हारा देवर तुम्हारा बेटा नहीं है, उससे दूरी बनाए रखो। थोड़े साल बाद वो जवान हो जाएगा, फिर तुम्हें उससे पर्दा करना पड़ेगा, इसलिए अभी से उसे आदत डाल दो कि वो तुम्हारे कमरे में बिना इजाजत ना आए। मैंने कई बार देखा है कि तुम्हारा देवर बिना वजह तुम्हारे कमरे में चला आता है। बेटी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम शादीशुदा हो, तुम्हें अपने पति और ससुराल वालों की इज्जत का भी ख्याल रखना चाहिए। मैं माँ की बातें सुनकर उनसे नाराज हो जाती थी। मुझे लगता था कि वो आरव के बारे में गलत सोचती हैं। लेकिन जब मैं बेसहारा हो गई, मेरे पति इस दुनिया से चले गए, तो मेरी आंखों से आंसू नहीं रुकते थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझे अपने 15 साल के भाई के साथ छोड़कर चले जाएंगे। मेरी जिंदगी अंधेरी हो गई थी। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। रात के 12 बज चुके थे। मेरा देवर आरव अभी तक घर नहीं लौटा था। शायद वो रिश्तेदारों के पास व्यस्त था। मेरा दिल कह रहा था कि अगर वो आज नहीं आया तो अच्छा है, क्योंकि अगर आ गया तो मुझे बहुत असहज महसूस होगा। मुझे बार बार माँ की बातें याद आ रही थीं। तभी बड़े से मकान के मुख्य दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल मुंह को आ गया। मैंने सोचा पता नहीं कौन होगा, लेकिन बाहर से आरव की आवाज आई, भाभी दरवाजा खोलो ना, मैं हूं। मैं डरते डरते दरवाजा खोलने गई। आज ये घर मुझे भूतिया लग रहा था। आरव मुझे कोई जंगली जानवर सा लग रहा था। पता नहीं क्यों मैं उसके बारे में इतना बुरा सोचने लगी थी। भाभी आपने खाना खाया? उसने बड़े मासूम अंदाज में पूछा। उसकी आंखें नीची थीं और हाथ में एक प्लास्टिक की थैली थी। थैली में बाहर का बना हुआ खाना था। उसने प्लास्टिक की डिब्बी में खाना निकालकर मेरे सामने रख दिया। भाभी, मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैं आपके लिए होटल से खाना लाया हूं। आप खा लो, वरना भूख से बीमार पड़ जाओगे। मैं भैया के बाद अपनी माँ को नहीं खोना चाहता। आरव की आंखों में भी आंसू थे। वो मुझे माँ कह रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में माँ की चेतावनी घूम रही थी। भाभी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा। आप इस घर से कहीं नहीं जाएंगे। वो बहुत भावुक होकर बातें कर रहा था, लेकिन मेरे मन में हजार उलझनें थीं। फिर उसने एक अजीब सी बात कही, भाभी आप इसी कमरे में सो जाइए। ऊपर वाला कमरा छत के पास है। मुझे लगता है आपको वहां नहीं रहना चाहिए। अब सबको पता चल गया है कि भैया नहीं रहे। कोई भी बुरी नीयत से घर में घुस सकता है। मैं हैरान थी कि 15 साल का लड़का इतनी समझदारी की बातें कैसे कर रहा है। क्या किसी ने उसे कुछ सिखाया था? लेकिन उसकी बात सही थी। मैं उसके कमरे में चली गई। आरव का कमरा नीचे था, जबकि मैं और मेरे पति ऊपर वाले कमरे में रहते थे। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। पहली बार मैं अपने कमरे के अलावा किसी और के कमरे में रात गुजारने जा रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया, मेरी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने मेरे होश उड़ा दिए। वैसे तो वो अभी भी 15 साल का बच्चा ही लगता था, लेकिन मेरी माँ बिल्कुल सही थी। आरव जो कह रहा था वो कोई बच्चा नहीं कह सकता था। उसके कमरे में मेरे सारे जेवर बिस्तर के नीचे बिखरे पड़े थे। मैंने तो उन्हें तिजोरी में बंद करके रखा था। ये सब उसके हाथ कैसे लग गया? ये बहुत डरावना था। मैंने सोचा सुबह होते ही उससे सवाल करूंगी, लेकिन उस वक्त मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैंने दरवाजा अंदर से कुंडी लगा दी और सोने की तैयारी करने लगे। पता नहीं क्यों मुझे इतनी गहरी नींद आ रही थी, जबकि पिछले 3 दिनों से एक पल को भी चैन नहीं था। मुझे लगा शायद आरव के लाए खाने में कुछ मिलाया गया था, लेकिन सोचते सोचते मैं गहरी नींद में सो गई। जब आंख खुली तो सुबह के 11 बज चुके थे।
मैं हैरान थी कि मुझे इतनी लंबी नींद कैसे आ गई। पिछले 3 दिनों से तो एक पल को भी चैन नहीं था, लेकिन आज जैसे किसी ने दवा दे दी हो। मेरे दिमाग में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि कहीं आरव ने खाने में कुछ मिलाया तो नहीं। लेकिन आरव ऐसा क्यों करेगा? मैं आंखें मसलते हुए बाहर निकली तो देखा आरव किचन में चाय बना रहा था। उसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा भी आया और डर भी लगा। भाभी, आप सो गई थीं? अच्छी नींद आई ना? उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने डरे हुए लहजे में कहा, हाँ, आज बहुत अच्छी नींद आई। आएगी भी भाभी, मैंने आपके खाने में नींद की 2 गोलियां मिला दी थीं। मैंने अपने दोस्त से कहा था कि मेरी भाभी को नींद नहीं आ रही। उसने कहा खाने में नींद की गोली डाल दो, अच्छे से सो जाएंगी। मैं चौंक गई कि आरव इतनी नीच हरकत कैसे कर सकता है। आरव, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम अपनी भाभी को बेहोश करना चाहते थे? नहीं भाभी, मैं तो चाहता था कि आप आराम से सो जाएं। अब देखो कितनी ताजगी है आपके चेहरे पर। लो, चाय पी लो। उसने कप का चाय मेरे सामने रख दिया। मैं शक के मारे कांप रही थी। इसमें भी कुछ मिलाया तो नहीं? नहीं भाभी, मैंने तो आपके सुकून के लिए गोली डाली थी। आप चाहे तो मैं पहले पी लूं? चलो हम आधी आधी चाय पीते हैं। उसने कप से 2 घूंट पीकर मुझे दिखाया। मैं उसके मासूम चेहरे पर भरोसा कर बैठी। ठीक है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम पर शक कर रही थी। आरव का चेहरा सच में बहुत मासूम था। मैंने उस दिन उससे जेवर के बारे में कुछ नहीं कहा। मैं देखना चाहती थी कि वो आगे क्या करता है। थोड़ी देर बाद उसने खुद बात शुरू की। भाभी, मैं आपके जेवर बेचना चाहता हूँ। मेरे एक बहुत अच्छे अंकल हैं, वो जेवर बेचकर हमें ढेर सारे पैसे देंगे। हम उन पैसों से अपना एक पक्का मकान खरीद लेंगे। इस किराए के मकान में कब तक रहेंगे? मकान मालिक कल किराया मांगने आने वाला है। हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। आरव की बातें सुनकर मैं दंग रह गई। मैंने तो अभी ऐसा सोचा भी नहीं था। मैंने कहा, आरव, तुम्हें यह ख्याल कैसे आया कि हम अपना घर खरीदें? भाभी, मुझे आगे जिंदगी में शादी भी करनी है। हमें तो सारी उम्र साथ रहना है। अपना घर होना बहुत जरूरी है। किराए के मकान में इंसान बस जलील होता है। मैंने जेवर के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे डर था कि अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। मैं एक विधवा औरत थी और मेरा देवर सिर्फ 15 साल का। ऐसे में कोई भी हमें ठग सकता था। मैंने सोचा अपने मायके वालों से सलाह लूं। मैंने उन्हें फोन करके बताया कि मैं जेवर बेचकर अपना घर लेना चाहती हूं, लेकिन उन्होंने कहा घर लेने की कोई जरूरत नहीं। तुम विधवा हो गई हो, अब हमारे पास आ जाओ। मैं उनके घर नहीं जाना चाहती थी। मुझे पता था कि मेरे भाई अपनी बीवियों के आगे कुछ नहीं। वो अपनी विधवा बहन को बोझ समझेंगे। जिंदगी भर उनके सहारे नहीं जिया जा सकता। ये अच्छा मौका था। मैं अपने जेवर बेचकर अपना घर ले सकती थी। मेरे पति ने मेरे लिए बहुत सारे जेवर बनवाए थे, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया। मैंने आरव से कहा, ठीक है, तुम चाहो तो जेवर बेच दो। मैं अपने मायके वालों से पूरी तरह निराश हो चुकी थी। आरव ने अपने उस अंकल को सारे जेवर दे दिए। सिर्फ 2 दिन बाद उन्होंने हमें एक बहुत अच्छी कॉलोनी में नए घर की चाबी और सारे कागजात दे दिए। मैं पूरी तरह हैरान थी। सिर्फ 2 दिन में घर कैसे मिल सकता है? लोगों को तो महीनों लग जाते हैं, रजिस्ट्री, ट्रांसफर, बैंक के चक्कर। लेकिन जब आरव ने कागजात मेरे हाथ में थमाए तो मैं अवाक रह गई। वो सिर्फ 15 साल का था, लेकिन उसकी समझ किसी 50 साल के आदमी से ज्यादा थी। फिर उसने एक अजीब सी बात कही, भाभी, अब हम नया घर साफ कर लेंगे। उसके बाद आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिसे देखकर मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो मुझसे क्या कहना चाहता है। उस वक्त मैं जल्दबाजी में थी। हमने नए घर में सारा सामान शिफ्ट कर दिया। अब खाने पीने और राशन की चिंता थी। मैंने कभी नौकरी नहीं की थी। फिर आरव बार बार कह रहा था कि उसे मुझसे जरूरी बात करनी है। मेरे मन में 1000 सवाल थे, लेकिन मैं चुप रही। शाम तक मैंने सारा सामान सही जगह पर रख दिया। वैसे भी हमारा सामान बहुत ज्यादा नहीं था। मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया, बिल्कुल वैसा जैसा मैं अपने पति के लिए बनाती थी। मैं आरव का इंतजार कर रही थी, क्योंकि अब वो इस घर का अहम हिस्सा था। मैं नहीं चाहती थी कि वो बाहर गंदा खाना खाए। मैंने उसके लिए बहुत प्यार से खाना बनाया था, लेकिन उस दिन वो घर नहीं लौटा। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। उसे तो अब घर पर होना चाहिए था। रात के 10 बज गए थे। मेरे पति के रहते वो शाम 7 बजे तक घर आ जाता था और फिर बाहर कदम नहीं रखता था। मैं उसका इंतजार करती रही। रात के 12 बज गए। आखिरकार उसने दरवाजे पर जोरदार दस्तक दी। मैं गुस्से में दरवाजा खोलकर उस पर बरस पड़ी। कहाँ चले गए थे आरव? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं? मैं तुम्हारी विधवा भाभी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैंने इतने प्यार से खाना बनाया और तुम अपने भाई के जाते ही आवारा बन गए। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम घर में नहीं कर सकते? अपने दोस्तों को यहीं बुला लिया करो। भाभी, मैं ऐसा नहीं कर सकता।
उसने गुस्से से मुझे घूर कर देखा, जिससे मैं डर गई। आखिर वो अभी भी बच्चा ही था। मैंने सोचा मैं उसे डांट सकती हूँ। मैं यही सोचकर चिल्ला रही थी कि अचानक वो जोर से चिल्लाया, भाभी बस करो, मुझे अब आपकी कोई बात नहीं सुननी। जो खाना आपने बनाया उसे आप खुद खा लीजिए। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ पड़ गया। उस वक्त वो किसी गुस्साए हुए बड़े आदमी की तरह लग रहा था। मुझे बहुत अफसोस हुआ, जरूर कोई गहरी बात थी। मैं उसके कमरे में गई और दरवाजा खटखटाया। उसमें दरवाजा खोला और अजीब नजरों से मुझे देखकर बोला, भाभी एक बात कहूं, आप मुझसे निकाह कर लो वरना आप काफिर हो जाओगी। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो आरफ? तुम्हारा माँ वाला प्यार कहाँ चला गया? तुम तो सुबह शाम मुझे माँ कहते थे, अब क्या हो गया? किसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया? इतनी गंदी बात तुमने सोची कैसे और मुंह से निकाली कैसे? मैं गुस्से से कांप रही थी। वो बिना जरा सी शर्म के मेरे सामने हाथ बांधे खड़ा था और मुझे घूर रहा था। उसकी नजरें देखकर मुझे डर लगने लगा। मैं बोलते बोलते चुप हो गई और अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आरफ ऐसा निकम्मा निकलेगा। मैंने उसे हमेशा अपने बेटे की तरह चाहा था। मेरी कोई औलाद नहीं थी। मेरे पति कहते थे कि आरफ को ही अपना बेटा समझो। आरफ की बातें सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने ठान लिया कि आज के बाद उससे एक शब्द भी नहीं बोलूंगी। यह घर मेरे नाम था, मैं अकेली भी रह सकती थी। अगर आरव ने फिर ऐसी हरकत की तो मैं उसे घर से निकाल दूंगी। यह घर मेरे पति की कमाई का था और मेरे नाम पर था। आरव को इसमें रहने का कोई हक नहीं था। अगर वो अपनी भाभी को इज्जत नहीं दे सकता तो उसे यहां रहने का अधिकार भी नहीं। मेरा गुस्सा अब हद पार कर चुका था। सुबह मैंने उसके कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटा। फिर ध्यान आया कि दरवाजा अंदर से बंद नहीं है। मैंने धक्का देकर दरवाजा खोला तो कमरा खाली था। आरव घर में कहीं नहीं था। मेरा खून खौल रहा था। मैं मुख्य दरवाजे की तरफ गई तो वो बाहर से ताला लगा हुआ था। मतलब आरव ने मुझे घर में कैद कर दिया था। मुझे उससे सख्त नफरत हो गई। इतनी छोटी उम्र में इतनी गंदी हरकतें। मैंने फौरन मायके जाने का फैसला किया, लेकिन फिर याद आया कि मैं अभी इद्दत में हूं। बार बार बाहर निकलना ठीक नहीं। मैं मजबूरन बैठ गई। मेरे पति को गए 1 महीना पूरा हो चुका था। इस 1 महीने में आरव पूरी तरह बदल चुका था। मैं सोच रही थी कि काश भगवान ने मुझे अपनी औलाद दी होती तो मुझे आरव जैसे लड़के की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं अपनी संतान के सहारे जी लेती। लेकिन अब मैं उसे क्या कहूं? मेरा उससे खून का रिश्ता भी तो नहीं था। जिस रिश्ते की वजह से हम साथ थे वो इस दुनिया से जा चुका था। मैंने पक्का इरादा कर लिया कि जैसे ही आरव आएगा मैं उससे साफ साफ कहूंगी कि वो इस घर में नहीं रह सकता। शाम ढले अभी पूरी रात भी नहीं हुई थी कि घर के दरवाजे पर जोर जोर से धड़धड़ाहट होने लगी। मैंने सोचा शायद आरव होगा, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने 4-5 आदमी खड़े थे। उनके चेहरे पर घनी दाढ़ियां थीं और वे गुस्से में लग रहे थे, जैसे कोई मौलवी हो। उन्होंने गुर्राते हुए कहा, बीबी तुम अकेली यहां रहती हो? मैंने कहा, हाँ मैं अकेली रहती हूं। वो बोले, झूठ मत बोलो, तुम्हारा देवर भी तुम्हारे साथ रहता है। वो अभी भी घर में ही होगा। तुम दोनों इस मोहल्ले को गंदा कर रहे हो। तुम्हें यहां से निकालना पड़ेगा। मैंने डरते हुए कहा, भाई साहब हमने क्या गलत किया? वो चिल्लाए, तुम क्या गलत किया ये हमसे पूछ रही हो? तुम अपने 15 साल के देवर के साथ अकेली रहती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा शौहर मर चुका है, तुम विधवा हो। अपने मायके चली जाओ। यहां शरीफों के मोहल्ले में गंद फैलाना बंद करो। हमारे यहां भी बहन बेटियां रहती हैं। ऐसे हरामखोरों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं अकेली औरत थी। मैंने चुपचाप उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये सब आरव की करतूत थी। उसने ही मोहल्ले में मेरे खिलाफ अफवाहें फैलाई होंगी कि मैं बहुत बुरी औरत हूं। सच कहा जाता है कि ये दुनिया अकेली औरत को जीने नहीं देती। भगवान सबकी इज्जत बचाए। मैंने फौरन अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। अब यहाँ रहना मेरे लिए नामुमकिन हो गया था। मैं जानती थी कि आरव ने ही मेरे खिलाफ ये सारी गंदी बातें फैलाई थीं। मैं रोते हुए अपना सूटकेस भर रही थी कि तभी फिर दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। मैं डर गई। मुझे लगा वो लोग फिर आए हैं, लेकिन इस बार आवाज आरव की थी। भाभी दरवाजा खोलो, मैं हूं।
मैं गुस्से और डर के मारे कांप रही थी, लेकिन दरवाजा खोल दिया। आरव अंदर आया और मुस्कुराते हुए बोला, भाभी आप तैयार हो जाओ, आज रात हम निकाह करेंगे। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम पागल हो गए हो आरव, मैं तुम्हारी भाभी हूं, तुम मुझसे निकाह नहीं कर सकते, ये गुनाह है। आरव हंसते हुए बोला, भाभी गुनाह तो तब होता जब भैया जिंदा होते, अब भैया नहीं हैं, आप विधवा हैं और मैं आपका सबसे करीबी मर्द। शरीयत में विधवा का निकाह उसके देवर से सबसे पहले होता है, मैंने बहुत पढ़ लिया है, आप मना करोगी तो काफिर हो जाओगी। मैं चीखते हुए बोली, चुप करो आरव, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी गंदी बातें करते हुए, मैं तुम्हें अपना बेटा समझती ही। आरव का चेहरा अचानक सख्त हो गया, वो मेरे बहुत करीब आया और फुसफुसाते हुए बोला, भाभी अब बहुत हो गया नाटक, आप मेरी हो, आज रात मौलवी साहब आ रहे हैं, आप तैयार हो जाओ वरना मैं आपको जबरदस्ती तैयार करवा लूंगा। उसकी आंखों में वहशीपन था, मैं डर के मारे कांपने लगी। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन आरव ने मेरी बाजू पकड़ ली और जोर से खींचा। भाभी आप जहां भी जाएंगी मैं आपको ढूंढ लूंगा, अब आप सिर्फ मेरी हो, ये घर भी मेरे नाम हो चुका है। वो कागजात जो मैंने आपको दिखाए हैं वो फर्जी थे, असली कागजात पर सिर्फ मेरे साइन है, आप कुछ भी नहीं कर सकती। मैं सदमे में थी, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। आरव ने मुझे धक्का देकर बेड पर फेंक दिया और बोला, आराम कर लो भाभी, रात को बहुत कुछ होना है। वो कमरे से बाहर चला गया और बाहर से ताला लगा दिया। मैं रोते हुए बिस्तर पर गिर पड़ी। मेरी जिंदगी तबाह हो चुकी थी। एक 15 साल का लड़का मुझे अपने जाल में फंसा चुका था। मैंने भगवान से दुआ मांगी कि कोई चमत्कार हो और मैं इस हैवान से बच जाऊं, लेकिन बाहर से मौलवी की आवाज आने लगी थी। निकाह की तैयारी शुरू हो चुकी थी। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज गले में ही दबकर रह गई। आरव ने दरवाजा खोला और 2 औरतों को अंदर भेजा। वे मेरे पास आईं और बोलीं, बेटी तैयार हो जाओ, निकाह का वक्त हो गया। मैंने मना किया, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती मुझे तैयार करना शुरू कर दिया। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने सोचा था कि विधवा होने के बाद मेरी जिंदगी शांत हो जाएगी, लेकिन यह तो शुरू ही हुई थी। आरव ने मुझे अपना गुलाम बना लिया था। रात के 11 बज चुके थे। मौलवी साहब कमरे में आए। आरव मेरे बगल में बैठ गया। मैं कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन मेरी जुबान बंद थी। मौलवी साहब ने निकाह की रस्म शुरू कर दी। कबूल है, कबूल है, कबूल है। मेरी जिंदगी का सबसे काला दिन था। मैंने मजबूरन कबूल कहा। जैसे ही निकाह पूरा हुआ, आरव ने मेरे सामने हाथ जोड़े और बोला, भाभी अब आप मेरी बीवी हो, आज पहली रात है। मैं डर के मारे कांप रही थी। आरव ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और मेरी तरफ बढ़ा। मैं चीखी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। उस रात आरव ने मेरे साथ जो किया वह मैं कभी भूल नहीं सकती। 15 साल का लड़का मेरे बदन पर हावी हो गया। मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उसके बाद आरव ने मुझे अपनी कैद में रखा। मोहल्ले वाले चुप हो गए, क्योंकि अब मैं उसकी कानूनी बीवी थी। मेरी कोई सुनने वाला नहीं था। मैं दिन रात रोती रहती थी, लेकिन कोई फायदा नहीं। आरव अब मेरा मालिक बन चुका था। वह मुझे जहां चाहता था ले जाता और जो चाहता था करता। मैं बस एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी।